आरजेडी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये सब ज्यादा दिन तक चलने उलने वाला नहीं है। जो वोट में किया है उसके बाद हमको नहीं लगता है कि 0 सीट पर आउट होंगे। हम लोग जो है जहाँ गए हैं उनकी सरकार बनी है। जो हमारा उत्तराधिकारी है वो परिपक्व हो चुका है। 2019 के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और इससे पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का। इस फैसले में भागीदार रहे और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हमारे साथ हैं, जो कि जब पहले मंडल आयोग का आरक्षण का फैसला लागू किया गया था उस वक्त भी सरकार में मंत्री थे। बात करते हैं उनसे। पासवान जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सवर्णों को फायदा पहुंचाना चाहती है या फिर सिर्फ चुनावी लाभ के लिए? नहीं, इसमें मेन जो चीज है वो है सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ता हुआ कदम। आपको मालूम है कि आज़ादी के जब आज़ाद हुआ था उसके पहले से ही जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए था। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी जो है नवबुद्धों को, सिखों को जोड़ा गया। फिर जो अति पिछड़ा, जो पिछड़े ओबीसी के लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू किया। और फिर जो ऊंची जाति के गरीब लोग थे तो ये बार बार आवाज़ उठती थी कि भाई यदि हम गरीब हैं तो हमको क्यों अलग रखा गया है। तो उनका मामला उठता था। तो इसलिए उसको देखते हुए हम लोग तो 2000 से, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हम लोग मांग करते रहे हैं और सरकार ने इसमें काम किया और उसके बाद जो है उसको लागू किया। इसलिए ये सामाजिक समरसता और गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। लेकिन आरजेडी ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। जिस तरीके से आरजेडी का कहना है कि अगर ये फैसला लागू किया गया, 50% का बैरियर तोड़ा गया है, तो समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है तो फिर कास्ट सेंसस होना चाहिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके आबादी के मुताबिक उनको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। तो ये उनके अधिकार में से या दलितों के अधिकार में से नहीं लिया गया, ये अलग से दिया गया है। 10% उनको दिया गया है। तो उनको दलित गरीब ऊंची जाति के लोगों को दिया गया है। तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि सब गरीब एक हो जाए। इनके दिमाग में है कि जात जात में लोग बटे रहें। ये कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते रहे हैं और उसके बाद जो है रोटी नारा लगाएंगे। बीएसपी नारा लगाती रही, ठाकुर बनिया, ब्राह्मण चोर, बाकी ये सब हैं DS4। उधर वो नारा लगाते रह के बुरा बाल साफ करो। तो ये लोग तो चाहते ही हैं कि इसी आधार पर रहे और डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं आवे, समाज एकजुट नहीं आवे, अपना जगत में बैकवर्ड फॉरवर्ड कर करके राजनीति करो, वोट लो। लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से क्राइटेरिया चुना गया है 8 लाख की आमदनी का, तो उसमें तो पूरी आबादी कवर हो जाएगी सवर्णों की, तो इसमें तो फिर गरीब कहाँ बचा? नहीं, तो उसमें तो पिछड़ी जाति के लिए भी किया गया है उतना ही ना। कोई ऊंची जाति के लिए थोड़े किया गया है। पिछड़ी जाति के लिए 8 लाख तक है। दलित का तो एक अलग मामला है, शेड्यूल्ड कास्ट का, उसमें कोई वो है मामला आता नहीं है, चूँकि उसका सोशल मामला है। तो इसलिए मानते हैं कि वो 8 लाख तक है ना, कि 8 लाख से तो नहीं है ना। तो 8 लाख तक है, 5 एकड़ तक है। तो ये 1 रुपया से 5 लाख 8 लाख तक है। 1 धूर से लेकर के 5 एकड़ तक है। तो उसमें क्या इन लोगों की क्या परेशानी है? लेकिन जिस तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इंदिरा साहनी ने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगी कि 50% का बैरियर तोड़ा गया है। तो सरकार ने क्या एहतियात तमाम बरते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड करेगा? पूरा बरता गया है। ये मामला 50% तक जो था वो संविधान की धारा 16(4) जो पिछड़े वर्ग के लिए था और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था, उस समय में संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं था। तो ये नया क्राइटेरिया 16(6) और 15(6) में जो जोड़ा गया है संविधान में, ये नया क्राइटेरिया जो है जो जोड़ा गया है आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्ग के लिए है। तो जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया जुड़ गया है तो संवैधानिक हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में चूँकि कहीं उल्लेखित नहीं है कमज़ोर वर्ग के जो सामान्य लोगों का, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जब नरसिम्हा राव लेके नोटिफिकेशन पर गए थे। तो अब तो संवैधानिक हो गया है। तब तो सुप्रीम कोर्ट तो देखेगा कि संविधान में है कि नहीं। तो जब संविधान में है तो किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कायम रहेगा।
लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया, चुनावों को ध्यान में रख के लिया गया वो फैसला है। जब भी कोई चीज़ आता है तो हमेशा होता है। मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय में भी कहा गया था बीपी सिंह को कि ये जल्दबाजी में लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया है, सरकार बचाने के लिए जा रही है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी चीज़ हो, निर्णय क्या कहते हैं कि हो गया है। और वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए रेलवे, वेयर देयर इज नो विल देयर इज ए सर्वे, ये हमेशा हम कहते रहे हैं। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि किसके रिपोर्ट पे, आखिर कौन सा सर्वे हुआ था कि इतना गरीब हैं और इतने इनको आरक्षण मिलना चाहिए? कोई सर्वे सरकार ने नहीं कराया, सीधे फैसला ले लिया। नहीं, आरजेडी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम ये बात समझ में नहीं आती है। जाकर के यही बात पूछिए ना रघुवंश प्रसाद सिंह से, यही बात पूछिए ना जगतानंद सिंह से, जो उनके पार्टी में बहुत सारे अपर कास्ट के भी नेता हैं। उनसे पूछिए कि जब जाएंगे वोट मांगने के लिए जात के नाम पर, ऊंची जाति के बीच में जाएंगे तो लोग यही सवाल पूछेगा क्या कि हमारे नाम पर क्या कहते हैं, क्यों आए हो वोट मांगने के लिए, हमारे यहाँ क्यों आए हो? जब राज्यसभा में आपका भाषण चल रहा था उस वक्त आरजेडी की तरफ से 2 सांसद हैं, मीसा भारती और मनोज झा, दोनों ने काफी टिप्पणी की और उस पर तो हम तो सुन ही नहीं रहे थे कि क्या बोल रही थी, नहीं बोल रहे थे। हम लोग तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। उसका एमपी कौन है हम जानते भी नहीं हैं। पहले आरजेडी में था कि नहीं था, कि अपना वो उसकी बेटी है समझने के, तो अब उसको तो उस पर तो हम लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। तो हम लोग तो कभी नाम ही नहीं लेते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं। लालू जी जब से कहते हैं कि जेल में गए हैं, बीमार पड़े हैं, तो हम किसी का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए, लेकिन अब जनता क्या कहते हैं कि यदि ये मेजर इशू के ऊपर में इन लोगों ने जो निर्णय लिया है समझने के, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। एक बात और कही जा रही है, रविशंकर प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि क्रिकेट में स्लॉग ओवर में सिक्सर मारा जाता है ताकि टीम जीते। तो ये मोदी सरकार का सिक्सर है और सिक्सर आने वाले हैं। तो और क्या क्या फैसले आ सकते हैं? ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बड़ी घोषणा होने वाली है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट मिलने वाली है, और कई ऐसी घोषणाएं हैं। क्या हैं वो? अब हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जब होगा तो आप लोगों के सामने में आ जाएगा। तो ये मानते हैं, आपने अपने भाषण में ये भी कहा था कि आपकी लेजिस्लेटिव ये में चुनने के बाद 50 साल पूरे हो गए, यानी 69 में आप विधायक पहली बार बने और ये 2019 है। तो इस दौरान आपने राजनीति में जो अलग अलग फैसले हुए, उसमें इस फैसले को किस तरीके से आंकते हैं? नहीं, ऐतिहासिक फैसला। हम 2 फैसले को क्या कहते हैं, बहुत ऐतिहासिक फैसला मानते हैं। एक जो मंडल कमीशन का सिफारिश लागू किया गया बीपी सिंह के समय में, और एक जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को, ऊंची जाति कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये दोनों ऐतिहासिक फैसला है। और ये जो एक होता है क्या कहते हैं कि जो है सामाजिक न्याय की दिशा में जो है एक बढ़ता हुआ कदम है। अंबेडकर के बाद दलितों के बड़े नेताओं में आपका शुमार किया जाता है। तो ये 50 साल में एक दलितों के लिए काम करने वाला रामविलास पासवान आज सवर्णों के लिए सोच रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से नहीं, हम हमेशा सोचते रहे हैं। मंडल कमीशन का जब मामला आया था तब भी हमने कहा था, लेकिन उस समय में चूंकि पिछड़ी जाति का मामला था, 16/4 में था, देरी करते तो सरकार चली जाती उस समय तो इसलिए हम लोगों ने उस पर ज़्यादा जोर क्या कहते हैं कि नहीं दिया। ये जहाँ हमारा 1983 में मंडल हमने दलित सेना लागू किया था, बहुत ही मिलिटेंट था, तो दलित सेना, और उस दलित सेना में भी हमने ऊंची जाति के लोगों को रखा था। जितने लोग थे, ये आपके दिनेश पाठक जी से लेकर के सुरेंद्र सिंह, रविंदर सिंह, ये सब जितने थे वो दलित सेना के भी हमारे पदाधिकारी थे। तो हमने वहाँ भी एक वैचारिक आधार रखा था। कोई कास्ट के नाम पर हमने हमने दलित सेना का जो है पदाधिकारी नहीं बनाया था। तो क्या ये मानते इस फैसले का 2019 के चुनाव में मोदी सरकार को ये फायदा होगा और मोदी सरकार वापस चुनाव जीत के आएगी? बिल्कुल। जब कोई आदमी मजदूरी करता है तो उसको तो मजदूरी मिलती ही है ना। तो इसलिए जो है सरकार ने जब काम किया है तो फायदा तो होगा ही। लेकिन ये जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद एक पैनिक बटन प्रेस किया गया मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि पहले भी फैसले लिए गए थे, बड़े फैसले लिए गए थे, नोटबंदी का फैसला, वो बूमरैंग कर गया, सरकार को उल्टा पड़ गया। देखिए, हर फैसला को आप क्या कहते हैं वोट के नज़रिया से मत देखिए। फैसला है, फैसला हुआ। आपका लोग कहते थे नोट कहाँ से आएगा, नोट कहाँ से आएगा, तो नोट तो आ ही रहा है ना। उसी तरीके से मान लेते हैं कि अब ये क्या कहते हैं कि फैसला है, तो ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। और ये फैसला क्या कहते हैं कि रिजल्ट क्या कहते हैं कि जो सामाजिक के समरसता में लाने में सहायक होगा। एक और ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से अभी सीटों को लेकर एनडीए में खींचतान मची थी, उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले गए, तो ये फैसला बाद में ये हुआ कि 6 सीट आप लोग ऐसे और एक राज्यसभा की सीट।
तो ये फैसला लेने में कितना मतलब नेगोशिएशन करना पड़ा? लोग कहते हैं कि मोल तोल काफ़ी किया गया है और उसके बाद नहीं, 3 बैठक हुई है, अब इसमें ज़्यादा बैठक नहीं हुई थी। ये चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन दोनों आदमी को हमने सुपुर्द किया था और 3 बार बैठक हुई। एक बार हम क्या कहते हैं जरूर गए थे और एक बार लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। और हम लोगों का कोई मांग जो है कुछ इलीगल था नहीं। पिछली बार 7 सीट लड़े थे, 6 सीट जीते थे। तो शुरू में ये हुआ था कि साहब ठीक है, नरेंद्र ने ये कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा वगैरह साथ में रहते हैं तो हम लोग भी एक सीट छोड़ देंगे। लेकिन जब हुआ कि नहीं वो साथ में नहीं है तो फिर जितना सीट था उतना ही सीट लिए हैं। ये रहता कि 60 सीट पर हम लड़े थे, 10 सीट मांगते तब होता कि हम कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं। जब 7 सीट लड़े थे, 7 ही सीट जो क्या कहते हैं मांगे और उतना ही मिला तो उसमें क्या है। लेकिन लोग बीजेपी की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि 22 एमपी वाले 17 सीट पे लड़ेंगे और जो जिसका 2 एमपी था वो भी 17 सीट पे लड़ेगा। तो ये वो तो मानते हैं कि वो अपना उन्होंने देखा होगा ना, जो वहाँ सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उनका कार्यकलाप है, उनके सारा उनको भी तो 17% वोट आया था ना चुनाव में। जब ऐसे चुनाव लड़े थे पिछली बार लोकसभा का चुनाव तो सब अलग अलग लड़े थे, तो उसमें भी उनको 17% वोट मिला था। पासवान जी, एक सवाल और उठता है बिहार को लेकर कि बिहार में आप कितना सीट देखते हैं कि एनडीए ने जो गठबंधन किया है और उसके बाद महागठबंधन दूसरी तरफ है, तो क्या महागठबंधन को पटकनी देने में एनडीए कामयाब रहेगा? देखिए, हम आज के पहले, कल के पहले तक जो है, परसों के पहले तक हम सोच रहे थे 5-6 सीट उसको मिल जाएगा। लेकिन ये जो कल का जो इनका कल और परसों का जो इन्होंने जो वोट में किया है, उसके बाद हमको नहीं लगता है कि 0 सीट पर आउट होंगे। पिछली बार भी क्या हुआ था, ये मीसा को हरा दिया था, क्या कहते हैं कि रामकृपाल यादव हरा दिया था। पता नहीं राबड़ी देवी भी लड़ी थी, वो भी क्या कहते हैं कि हार गई थी समझने, जबकि सब यादव बाहुल्य क्षेत्र था। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं कि जो है इस बार जो है क्या कहते हैं कि 0 पर आउट होंगे। 50 साल में आपके बारे में एक टिप्पणी की जाती थी, आपको बुरा नहीं लगता है कि जो लोग मौसम वैज्ञानिक बोल के लालू प्रसाद बोलते थे, बाद में मीडिया में भी? नहीं, हमको तो खुशी होती है, कम से कम इतना तो उनको जानकारी है कि सबसे बड़ी बात है कि हम कोई सरकार बनती और उसमें जाते तब अपॉर्चुनिस्ट होते। हम तो जहाँ जहाँ गए हैं वो सरकार अपोजिशन में रही, वो अपोजिशन में रहा है, और जब गए हैं तो सरकार बनी है। चाहे बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार हो, फिर सब मिल कर के जो मान लेते हैं कि दिल्ली में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि 89 में बीपी सिंह के साथ में खूब घूमे, फिर बीपी सिंह के वहाँ क्या कहते हैं कि जो है सरकार में गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है आपको मालूम है, एक वोट से अटल जी की सरकार गिर रही थी, लेकिन हमने समर्थन नहीं दिया था। हमने कहा कि हम आए हैं एनडीए के खिलाफ में और आरजेडी के खिलाफ में। और फिर हमने कहा जब 89 में सरकार गिर गई, जब 89 में गए तो सरकार बनी, 5 साल के लिए बनी। फिर सोनिया गांधी हमारे यहाँ पैदल चली आई है ना, और उसमें हमने इस्तीफा भी दे दिया था एनडीए से। फिर वहाँ गए तो उसकी सरकार बनी, और फिर नरेंद्र मोदी जी का मामला आया। उस समय में तो केवल 2 ही पार्टी था उनके साथ में, अकाली दल और एक कौन ये शिवसेना, और तीसरा में लोक जनशक्ति पार्टी आया। जब लोक जनशक्ति पार्टी आया तो धरले से 13 तो 14 पार्टी आ गई कि भाई जब रामविलास पासवान ही चले गए, समझने गए, तब क्या बचा है ना। तो इसलिए जो है ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है कभी इनकी सरकार बनी है उसमें गए हैं, बनकी जहाँ गए हैं उनकी सरकार बनी है। तो यानी अभी जो कई पुराने साथी बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, शिवसेना का नाम लिया, शिवसेना ने साथ अलग होने का फैसला किया है, तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी अपनी नीतियों से हट गई इसलिए वो शिवसेना अलग हट रही है, या शिवसेना नहीं, शिवसेना नीति से क्या अलग है? उनका तो अपना वर्चस्व की लड़ाई है, वहाँ वर्चस्व की क्या कहते हैं कि लड़ाई है। हालांकि हम लोग तो शिवसेना को जो है कभी हम लोग उसके साथ में रहे नहीं थे, है ना। कट्टरपंथी जितना है उनके लोग उत्तर भारतीय के खिलाफ में, तो कभी कभी कुछ खिलाफ में, लेकिन ठीक था। तो इसलिए जो क्या कहते हैं कि जो उनका तो आपस में वर्चस्व की लड़ाई क्या कहते हैं कि लोकल लेवल पर है, तो उसके कारण से है, और तो कोई मामला है नहीं। उनका जो से उनका भी था, टीडीपी का मामला था, तो अंत में जो है 5वां साल में आकर के अपना मामला उठाए, विशेष राज्य का दर्जा। तो कहा गया भाई विशेष पैकेज आपको दे देंगे विशेष राज्य का दर्जा में, तो बिहार भी है, सब भी है। तो बिहार का पैकेज को जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है, और इसलिए बिहार में पिछले 1.5 साल में जिस द्रुत गति से बिहार का विकास हो रहा है, वो क्या कहते हैं कि आप जा कर के ज़मीन पर देख सकते हैं।
लेकिन बिहार में अभी हाल के दिनों मीडिया में कई खबरें आ रही है और घटनाएं हो रही है, क्राइम, वहां पे लोग कह रहा है कि जंगल राज की वापसी हो रही है। तो ठीक है, क्या मतलब इसके पीछे उसमें कौन है कि आखिर नहीं, क्यों? उसमें सरकार, उसमें मानते हैं कि जो सरकार की जो नीयत है वो देखी जाती है। तो जो नीतीश कुमार जी अपने जानते जो है, जो हर संभव प्रयास क्या कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है काबू में रखने का कर रहे हैं, और काबू हो जाएगा। दो सवाल और आपसे पूछेंगे। एक तो ये उत्तर प्रदेश को लेकर राहुल गांधी को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, दलित राजनीति की पुरोधा बनी है मायावती, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। तो ये बुआ बबुआ का जो गठबंधन हुआ उसमें राहुल गांधी यूपी के लड़के थे और अखिलेश ने उन्हें बाहर कर दिया। सब जितने करप्ट लोग हैं, मायावती के खिलाफ में सीबीआई की जांच, अखिलेश के खिलाफ में सीबीआई की जांच, उधर लालू यादव के पास में सीबीआई की जांच, तो वो है। अब कांग्रेस पार्टी क्या कहते हैं, कांग्रेस यही तो महागठबंधन में है क्या? अब ये अभी देखिए ना, कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में वोट दे रही है, गाली मतलब शिकायत वगैरह करके भी पक्ष में वोट दिया। उपेंद्र कुशवाहा भी पक्ष में वोट दिया होगा, हमको लगता है, समझने के। लालू यादव वही महागठबंधन में वो भी है। तो इसलिए ये सब ज़्यादा दिन तक चलने उलने वाला जो है, ये सब क्या कहते हैं कि नहीं है। अब कौन माइनॉरिटी का वोट है, तो माइनॉरिटी में तो पहला प्रेफरेंस कांग्रेस का होता है। तो कांग्रेस का वोट यदि मानते हैं कि कट गया, 1,50,000 वोट कट गया प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसी में ये सपा बसपा चित हो जाएगा। एक सवाल और आता है कि कई प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आपको कौन लगता है? नहीं, हमने अब वो सब तो हम जब चुनाव में जब किताब लिखेंगे चुनाव के बाद, रिटायरमेंट के बाद, तब कहेंगे। लेकिन हम इतना बात कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वीपी सिंह ने सामाजिक न्याय की दिशा में और नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका क्या कहते हैं कि जो है नेशनली इंटरनेशनली जो देश का नाम है, जो विकास है, वो उसमें तो कोई तुलना था ही नहीं। एक ही इनके ऊपर में सोशल जस्टिस को लेकर लगता था, कोई कहता था एंटी दलित हैं, तो कोई कहता था पिछड़ा विरोधी हैं, तो कोई कहता था अपर कास्ट के विरोधी हैं। तो इन्होंने साबित कर दिया कि हम जितना हमारा सबका साथ सबका विकास और साथ जो हमारा लक्ष्य है उस पर चल रहे हैं। एक सवाल चिराग को लेकर, चिराग ने जिस तरीके से राजनीति में एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह फैसले लेने शुरू किए हैं, एनडीए गठबंधन में आने का फैसला पहली बार भी चिराग का था और उसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ, और इस बार भी चिराग ने जिस तरीके से ये किया, तो क्या आप मान के चलते हैं कि आने वाले समय में आपकी पार्टी का भविष्य चिराग के साथ? तो वो तो हमने तो घोषणा कर ही दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया था कि क्या कहते हैं कि डिसीजन लेने का काम कर रहे हैं। और हमको पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि अब विश्वास हो गया है कि ये पिछले क्या कहते हैं 6 साल में जो है, चूँकि पहले तो सिनेमा वहाँ थे, तो ये पिछले 5 साल में कहते हैं कि चिराग बिल्कुल मैच्योर्ड हो गया है। और मैच्योर्ड ही नहीं हुआ है, बल्कि तर्क के साथ जो डिसीजन लेता है, ये क्या कहते हैं कि बिल्कुल फर्म डिसीजन, और इस डिसीजन लेने के बाद 100 बार सोचना, और दल के इंटरेस्ट में। हम लोग तो हैं, पुराने लोग हैं, अपना कोई कह देता है भावना में बह जाते हैं, ये वजह ले वो और अपना जो है सो। लेकिन चिराग में देखते हैं कि दल के हित में और आइडियोलॉजिकली भी जो लोग कह रहे थे, कल तक कह रहे थे कि भाई कहते ही लड़का है, इसको क्या जो है कास्ट सिस्टम का ज्ञान होगा, इसको क्या सेकुलरिज्म का ज्ञान होगा। लेकिन हर इशूज के ऊपर में जिस तरीके से बिल्कुल जो है करके जो है कहते हैं कि तौल करके कदम उठा रहा है, तो हमको बहुत खुशी है कि कम से कम चलो जो हमारा उत्तराधिकारी है वो परिपक्व हो चुका है। राजनीतिक उत्तराधिकार तो तय हो गया। आखिरी सवाल, आपके समर्थक ये जानना चाहते हैं कि क्या रामविलास पासवान 2019 का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने कह दिया कि हम राज्यसभा में जाएंगे और हम अपना क्या कहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि चिराग का काम है, हम अपना संगठन वगैरह सारा चीज़ और क्या कहते हैं देखेंगे। चिराग अपना क्या कहते हैं कि हम तो हैं ही, मतलब कोई पॉलिटिक्स तो रिटायर कर ही नहीं रहे हैं। राज्यसभा का मतलब राज्यसभा और लोकसभा में तो कोई अंतर होता ही नहीं है। शरद पवार जी वगैरह हैं, लेकिन उसमें होता है कि अब वो हम भी राज्यसभा में हैं, चिराग भी राज्यसभा में, तो बट वृक्ष के समान होता है। तो हमेशा दिमाग में रहता है ना कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि पापा हैं। तो हम उसके दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहते हैं कि तुमको जो डिसीजन लेना हो भूल जाओ, पापा हैं, समझने के। तो इसलिए अपना जो है तुम्हारे जो डिसीजन लेना है, तुम इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन लो। एक सवाल आखिरी आपके जवाब से निकल के आया है कि कांग्रेस ने समर्थन किया आपके इस बिल का, लेकिन कांग्रेस कंप्लेन भी कर रही है, तो ये कांग्रेस की मजबूरी हो गई है इस बिल में आगे, कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और इसमें करना मजबूरी हो गया ना, बिल्कुल मजबूरी हो गया। नहीं तो आज जनरली क्या होता है, जनरली यही होता है कि भाई विरोध करते हो तो खिलाफ में वोट दो,
लेकिन उनको मालूम था खिलाफ में वोट देंगे तो इसका नतीजा क्या होगा। तो ये मतलब ये मास्टर स्ट्रोक आप मानते हैं मोदी सरकार का। तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जिन्होंने राजनीति में चुनने के बाद जो विधानसभा में विधायक बने थे उससे 50 साल पूरे हो गए हैं और उस पर तमाम सवालों के जवाब दिए और हर सवाल का जवाब साफगोई से दिया है। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इन्होंने अपनी राजनीतिक उत्तराधिकार को अपने बेटे चिराग पासवान के पास सौंप दिया है और चिराग पासवान अब इनको उम्मीद है कि पार्टी को बखूबी आगे ले जाएंगे और 2019 के चुनाव में मोदी सरकार वापस आएगी।